सो हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ा था। इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में हमने देखा था उसका यूनिट, चार्ज की ऐसा यूनिट कूलम्ब होती है और डायमेंशन A/T होता है और चार्ज स्केलर क्वांटिटी है। दो तरह के चार्जेस होते हैं, सबको पता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। चार्ज ट्रांसफरेबल होता है, वन बॉडी टू अनदर बॉडी चार्ज ट्रांसफ़र होता है और चार्ज हमेशा मास से एसोसिएटेड होता है, जिसके बारे में हम लोग कल पढ़े थे। उसके बाद जिसमें कि हमने ये देखा था कि जो नेगेटिवली चार्ज बॉडी है उसका मास ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। एंड उसके बाद हमने एक बहुत ही नया वर्ड पढ़ा था, दैट इज़ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो चार्ज जो है क्वांटाइज्ड रहता है जिसमें हमने पढ़ा था कि वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन होगा। मीन्स द चार्ज इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E, वेयर 1E इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। ओके, फिर चार्ज के बारे में और थोड़ा बहुत पढ़ा था हमने कि चार्ज इज कंजर्व्ड, मीन्स इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली ट्रांसफर्स फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ वन बॉडी टू अनदर बॉडी। उसके बाद चार्ज इनवेरिएंट होता है, मीन्स किसी भी बॉडी पे जो चार्ज है वो उस बॉडी की स्पीड कुछ भी हो उस पर डिपेंडेंट नहीं होता है। ओके, उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो एक्सेलरेटेड चार्ज बॉडी है वो एनर्जी रेडिएट करता है, जिसमें ये भी देखा था कि जो कोई भी अगर चार्ज रेस्ट में है तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसकी, और कोई भी चार्ज बॉडी अगर यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है तो उसके पास बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड होगा। मीन्स चार्ज रेस्ट में तो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, मोशन में है यूनिफॉर्म स्पीड में है तो बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, और जब वो एक्सेलरेटेड चार्ज होगा तो इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड भी होगी और एनर्जी भी रेडिएट करेगा, जिसके बारे में हम लोग डिटेल से आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट इसके बारे में और हमने पढ़ा था, चार्ज हमेशा सरफेस पे होता है, किसी भी बॉडी के अंदर में नहीं रहता है, चार्ज हमेशा सरफेस पे रहता है। ठीक है, उसके बाद चार्ज को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब चार्ज किसी भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं तीन प्रोसेस से, बाय फ्रिक्शन, बाय कंडक्शन और बाय इंडक्शन। और चार्ज को डिटेक्ट करने वाले इंस्ट्रूमेंट का नाम है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, मेनली ये है और बाकी सब भी होते थे। उसके बाद हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था कंडक्टर्स के बारे में, जो हम लोग पहले से जानते हैं, और सेमीकंडक्टर्स जो कंडक्टर इंसुलेटर के बीच का होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग मेनली अब हम लोग थोड़ा बहुत चार्ज और मास के बीच में डिफरेंस को पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है चार्ज और मास के बीच में जो डिफरेंस है, सबसे पहला, चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, बट किसी भी बॉडी का मास जो है वो हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होगा। दूसरा, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। ठीक है, जो चार्ज है वो हमेशा क्या होगा, वो मास से एसोसिएटेड होता है। चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, और मास जो है वो एग्जिस्ट कर सकता है बिना चार्ज के। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट है, चार्ज इज़ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी और मास इज़ अ फंडामेंटल क्वांटिटी। कल हमने इसके बारे में डिस्कस कर लिया था। चौथा पॉइंट, जो चार्ज इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इलेक्ट्रिसिटी में, और मास जो है वो ग्रेविटेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चार्ज कंजर्व्ड रहता है और मास कंजर्व्ड नहीं रहता है। ठीक है, मास चेंज होता है डिपेंडिंग अपॉन इट्स स्पीड, जो हमने कल देखा था, m इक्वल टू m0 अपॉन √1 - v² अपॉन c² से। सिक्स्थ पॉइंट हमारा है कि चार्ज एक्सेलरेटेड चार्ज रेडिएट्स एनर्जी, और बट एक्सेलरेटेड मास डज नॉट रेडिएट एनर्जी। नेक्स्ट इज द सेवेंथ पॉइंट, फोर्सेस बिटवीन चार्जेस में बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। तो फोर्स जो है अट्रैक्टिव फोर्स भी हो सकता है, रिपल्सिव फोर्स भी हो सकता है।
but the forces between masses are always attractive, that is gravitational forces. और उसके बाद हमने चार्ज के बारे में एक और 8वीं प्रॉपर्टी पढ़ी है कि चार्ज क्वांटाइज्ड होता है बट मास ऑफ अ बॉडी इज़ नॉट क्वांटाइज्ड। मतलब हम लोग चार्ज में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 100 इलेक्ट्रॉन, -10 इलेक्ट्रॉन, -1000 इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं, बट मास डेसिमल में भी हो सकता है, पॉइंट में भी हो सकता है। तो मास ऑफ अ बॉडी इज़ नॉट क्वांटाइज्ड। And the 9th property is charge on a body is not affected by velocity of the body, means it is invariant, और mass of a body changes with velocity of body। ठीक है, सो ये हमारा था चार्ज और मास के बीच में रिलेशंस, जिसमें से 1-2 पॉइंट आपको दिमाग में रखना है कि वो पेपर में आ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन चार्ज एंड मास। ठीक है, सो मेथड्स ऑफ चार्जिंग में सबसे पहले हमारा आता है 3 तरह से चार्जिंग होता है मेथड्स। पहला चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, दूसरा होता है चार्जिंग बाय कंडक्शन और तीसरा चार्जिंग बाय इंडक्शन। सो सबसे पहले चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, ये हम लोग छोटे छोटे जब बच्चे थे उसी समय से इसके बारे में हम लोग जानते आ रहे हैं कि जो फ्रिक्शन मीन्स एक बॉडी को दूसरे बॉडी से अगर रब किया जाता है, रबिंग की वजह से उसमें क्या होता है कि एक्चुअली वो फ्रिक्शन की वजह से वहाँ पर हीट जनरेट हो जाता है। मीन्स वहाँ जो आउटर मोस्ट शेल में कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ड्यू टू द थर्मल एनर्जी, मीन्स ड्यू टू द थर्मल एनर्जी हीट, the electron gets ejected from the outermost shell and transferred to another body through to which it is being rubbed। ठीक है, तो एक बॉडी दूसरे बॉडी को अगर रबिंग कर रहे हैं, एक बॉडी से दूसरे बॉडी को रब कर रहे हैं, तो उस समय में चार्ज ट्रांसफ़र हो सकता है। ठीक है, और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ठीक है, सो जिसमें हम लोग कल थोड़ा बहुत देखे थे कि कुछ इसमें एज्यूम कर लिया जाता है कि कुछ जो है पॉजिटिवली चार्ज होता है, इट इज़ बाय कन्वेंशन, और कुछ जो है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। पॉजिटिवली चार्ज वो होगा जो अपने आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा, और नेगेटिवली चार्ज वो होगा जो आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, गेन करेगा। तो कल जैसे हमने पढ़ा था कि जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं जनरली पॉलिस्टर होता है, सिल्क क्लॉथ होता है, एबोनाइट या रॉड या रबर होता है, प्लास्टिक और कॉम्ब होता है। ठीक है, ये सब क्या है, नेगेटिवली चार्ज मटेरियल्स हैं। और पॉजिटिवली चार्ज मटेरियल में क्या है हमारा, ग्लास, फर, वूल, नायलॉन, ड्राई हेयर, ये सब हमारे नेगेटिवली चार्ज बॉडीज़ हैं। ठीक है, सो जब किसी भी ग्लास रॉड को हम लोग सिल्क के साथ रब करेंगे तो रॉड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और सिल्क नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। ये सब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा बहुत आपको ध्यान में रखना है। उसी तरह से जब हम लोग रॉड को, एबोनाइट रॉड को अगर हम लोग वूल यानी ऊन के साथ रब करेंगे तो रॉड जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और वूल जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। और आपको पता है कि जो क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है वो भी फ्रिक्शन की वजह से होता है। ठीक है, सो कॉमन एग्जांपल्स ऑफ फ्रिक्शनल इलास्टिसिटी, जैसे आपको पता है हम लोग ये सब थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं कि जैसे पहला एग्जांपल जैसे है कि कॉम्ब मूविंग थ्रू ड्राई हेयर गेट्स इलेक्ट्रिकली चार्ज, इट स्टार्ट्स अट्रैक्टिंग स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर। मीन्स जैसे अगर हम लोग किसी भी कंघी को अगर हम लोग ड्राई हेयर से रब करते हैं फ्रिक्शन की वजह से, उसमें स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक चार्ज डेवलप हो जाता है और ड्यू टू वही थर्मल एक्साइटेशन, एंड इसके बाद वो पेपर को अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। स्मॉल बिट्स, स्मॉल छोटे छोटे पेपर अगर उसके पास रखेंगे, आप देखे होंगे घर पे छोटे छोटे बच्चे थे जब ये सब काम करते थे हम लोग, तो ये हो गया। दूसरा एग्जांपल पॉलिस्टर का जो शर्ट है, जब हम लोग शर्ट को कई बार देखते होंगे कि पॉलिस्टर की शर्ट होती है, तो उसको जब हम लोग उतारते हैं बॉडी से तो वहाँ पर स्पार्किंग हो जाती है। जब आप अंधेरे कमरे में इस तरह से कर रहे होंगे तो उस समय ये स्पार्क जो है आपको दिखाई दे देगा। ठीक है,
उसी तरह से एक कोई अगर बैलून है, आप ये जैसे बर्थडे वगैरह में आप जाते होंगे तो वहाँ देखते होंगे कि कोई बैलून जिसको ड्राई हेयर में मतलब अगर आपको सेलो टेप सपोज नहीं मिल रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, बैलून को अपने बालों के साथ उसको रबिंग करते हैं, घिस देते हैं, ठीक है। रबिंग करने की वजह से ड्राई हेयर में वो थोड़ा बहुत चार्ज हो जाता है और उसके बाद उस बैलून को हम उठा के क्या करते हैं, दीवार पे चिपका देते हैं, तो आसानी से वो चिपक जाता है, ठीक है, स्टिक रहता है। सो ये भी क्या है आपका कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है और ये ड्यू टू फ्रिक्शन रबिंग की वजह से वहाँ पर चार्ज प्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है। उसी तरह से कार में भी जब कोई अगर कार है बहुत तेज़ी से अगर गर्म हवा ड्राई एयर में अगर वो कार तेज़ी से जा रहा होता है तो उसकी जो कार की बॉडी है उसमें भी थोड़ा बहुत चार्जिंग हो जाती है और चार्ज जो है वो उसके सरफेस पे ट्रेवल कर रहा होता है या स्टेशनरी रहता है, ट्रेवल नहीं करता, स्टेशनरी रहता है। और जब आप वहाँ से बाहर निकलते हैं और उसको अगर टच करते हैं तो आपको थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकता है, ठीक है। तो इस तरह से चार्जिंग बाय फ्रिक्शन हमारा ख़त्म होता है। नेक्स्ट आता है हमारा चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो ये बिल्कुल सिंपल सी बात है, चार्जिंग बाय कंडक्शन, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एक अगर सपोज़ एक बॉडी है, कोई भी चार्ज्ड बॉडी है और एक न्यूट्रल बॉडी है, उन दोनों को मीन्स अगर न्यूट्रल बॉडी को हम अगर चार्ज करना चाहते हैं तो वो चार्ज हो जाता है इस प्रोसेस के और वो चार्ज अगर हम लोग डायरेक्ट कांटेक्ट में फिजिकल कांटेक्ट अगर दोनों बॉडीज़ को करते हैं तो चार्जिंग होता है। उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। मीन्स आप देख रहे हैं फिगर में कि एक नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी है, उसको एक नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी ए है और न्यूट्रल बॉडी बी है। इस न्यूट्रल बॉडी को अब हम लोगों को चार्ज करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, उसको हमने डायरेक्ट किसी वायर के थ्रू कांटेक्ट में ला दिया, तो थोड़ी देर के बाद आप क्या देखेंगे कि इस दोनों में बॉडी ए जो है वो हाइयर पोटेंशियल पे है क्योंकि वहाँ पर चार्ज ज़्यादा है, और बी में लो पोटेंशियल है, तो इसलिए हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में चार्ज फ्लो होगा और ए और बी में जो है दोनों नेगेटिवली चार्ज हो जाएंगे। मीन्स चार्जिंग बाय कंडक्शन में आपको याद क्या रखना है कि हमेशा चार्जिंग बाय कंडक्शन में जो है चार्जेस सेम चार्ज, जैसे मान लीजिए आप एक बॉडी ए है जो पॉजिटिवली चार्ज है, दूसरे बॉडी बी को अगर आप चार्ज करना चाहते हैं तो बॉडी बी में भी पॉजिटिवली चार्ज ही होगा, ये ध्यान में रखने वाली बात है। अगर ए नेगेटिवली चार्ज है तो बी में भी नेगेटिव चार्ज ही होगा, ठीक है। सो चार्जिंग में जो है यही था चार्जिंग बाय कंडक्शन में। और एक दो एग्जाम्पल इसका दो केस होता है। एक केस में ये है कि अगर ऑब्जेक्ट्स सपोज सेम साइज़ के हैं, ठीक है, शेप भी सेम है, साइज़ भी सेम है, मटेरियल भी दोनों का सेम है, तो उन दोनों को अगर कांटेक्ट में लाएंगे तो आप इसके एग्जांपल में देखिए, एक बॉडी ए जिसका प्लस क्यू चार्ज है और बॉडी बी जिसके ऊपर जो न्यूट्रल है, और उन दोनों को जैसे ही हम कांटेक्ट में लाए हैं तो थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे दोनों का शेप साइज सेम है, इसलिए दोनों पे चार्जेस जो है वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो पहला ए में क्यू चार्ज था, बी में 0 चार्ज था, क्यू प्लस 0 क्यू चार्ज ही रहा, और दोनों को हाफ हाफ करेंगे तो क्यू बाई टू चार्ज दोनों में आ जाएगा, ठीक है। ओके, सो उसके बाद अगर मान लीजिए लास्ट पॉइंट आप देखिए अपने नोट्स में जो लिखा हुआ है कि इफ़ शेप साइज आर नॉट सेम देन द चार्ज वेरीज अकॉर्डिंग टू साइज। मान लीजिए अगर एक छोटा स्फेयर है और एक बड़ा स्फेयर है, ठीक है, दोनों का साइज सेम नहीं है, तो उस समय में जो चार्जेस होंगे उन दोनों ही बॉडीज़ पे उनका जो रेशियो होगा वो रेशियो दोनों के रेडियस के बराबर होगा, मीन्स साइज़ के प्रोपोर्शनल होगा। तो Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस एंड देयरफॉर Q1/Q2 इज इक्वल्स टू R1/R2, ठीक है। सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग बाय कंडक्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है चार्जिंग बाय इंडक्शन जिसके बारे में हम लोग थोड़ी देर के बाद डिटेल में बात करते हैं। ओके।